नमस्कार, मेरा नाम है नेहा सिंह और मैं आज शुरू कर रही हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन हम सब डेली यूजेस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल के बिना कोई काम नहीं कर सकते। जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम ना सिर्फ जल के महत्वपूर्ण होने के कारण बल्कि सरकार द्वारा बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, विभिन्न डैम्स के बारे में, बांधों के बारे में, वो कौन सी नदी पर हैं और उनका कौन कौन से राज्यों में प्रवाह है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी जल संसाधन। हम सब जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। हम सब जानते हैं कि 3/4 जो पूरी धरती है उसका लगभग 3/4 जो धरातल है वो पानी से ढका हुआ है। प्रयोग में लाने वाले अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, परंतु जिस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं या पीने के योग्य है वो उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है। सतही अपवाह भौमतल स्रोत से प्राप्त होता है। नवीकरण पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जो पीने वाला पानी है या तो वो हमें अंडरग्राउंड भौमजल या फिर पुनर्भरण जलीय चक्र मतलब जो वाटर साइकिल है, जो पानी का भाप बनना, बादल में बदलना और फिर वापस बारिश होकर ज़मीन पर आना, इस तरीके से हमें जो पानी मिलता है वो हमारे पीने योग्य या हम कह सकते हैं कि वो फ्रेश वाटर है जिसे हम पीने के लिए काम में ला सकते हैं। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हो सकती है? और ये तो सच में सोचने वाली बात है कि अगर 3/4 एरिया हमारे पूरी पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है तो हमारे पास पानी की कमी कैसे हो सकती है। आइए चलिए देखते हैं कि ऐसा किन कारणों से होता है। जल दुर्बलता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता। जल की कमी होना, दुर्बलता होना और उसका संरक्षण या प्रबंधन करना, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये जानते हैं। जल के विशाल भंडारण और नवीनीकरण योग्य होते हुए भी ये सोचना मुश्किल है कि जल की दुर्बलता का सामना करना पड़ रहा है। हम जल की कमी की बात कर रहे हैं, तत्काल ही में वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों पर ध्यान जाता है। राजस्थान के मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने का लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों के चित्र चित्रित होते हैं। अगर हम जैसे ही कभी सूखे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक इमेज आती है कि राजस्थान का डेजर्ट है जहाँ पर मटकों के ऊपर बहुत सारे मटके रख के और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर बहुत सारे मटके रखती हैं और फिर एक लंबा रास्ता तय करती हैं पीने के पानी के लिए। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, अतिशोषण, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अत्यधिक प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। नेचर की वजह से तो हमें कई बार जल की कमी का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जिसकी वजह से या जो हमारी वजह से बनते हैं, हम मनुष्यों की वजह से जो जल का असमान वितरण होता है उसकी वजह से कई बार हमें बाढ़ या फिर सूखे का सामना करना पड़ता है। किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हमारे कई शहर उदाहरण हैं। जल दुर्लभता अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा एक शहर है या ऐसी जगह है जहाँ पर जल तो बहुत
ज़्यादा हमें दिखता है कि आसपास तटीय एरिया है ना, कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इजीली पानी तो मिलता है, लेकिन क्या वो पानी हमारे पीने योग्य है या वहाँ की जनता की पूर्ति वो कर पा रहा है जनसंख्या के अनुसार? इन सारी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। हम सबको पता है कि कृषि के लिए इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए हमें सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है और सिंचाई के लिए हमें एक प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डेली यूज़ के लिए ही पानी चाहिए, बल्कि हमें अनाज उगाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों, शुष्क मतलब ऐसा एरिया या ऐसी तकनीकें जहाँ पर सूखा है, जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है और अब हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत है जिसमें पानी कम लगे और अनाज ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो कर सकें, उगा सकें। यहाँ पर कुछ आपको केस स्टडीज़ दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा कि प्रचुर मात्रा पानी होने के बावजूद हमारे पास कई बार ऐसे एरिया होते हैं जहाँ जल की कमी होती है। तो यहाँ एक केस स्टडी दी है कि एक इज़राइल है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन ऐसे देश में कोई पानी की कमी नहीं है, जबकि भारत में 114 सेंटीमीटर की एवरेज बारिश होती है पूरे साल में, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे भाग हैं भारत में जो कि सूखा ग्रस्त होते हैं। इनका क्या कारण है? इनका एक कारण है वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर चला जाता है। वर्षा के बाद लगभग 9 महीने तक पानी की कमी रहती है और इसी कारण हमारे जो कुछ क्षेत्र हैं जो जल के अभाव में रहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास उचित प्रबंधन की भी कमी है, जिसकी वजह से हमें जल की कमी या जल का अभाव देखने को मिलता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं, नलकूप, सिंचाई उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि आजकल जो हमारे जो खेत होते हैं, अगर किसी के पास थोड़ा भी समृद्ध परिवार है और उसके पास पैसे हैं तो वो सबसे पहले अपने लिए नलकूप, ट्यूबवेल, है ना, ऐसी कोई भी सिंचाई की व्यवस्था कर लेता है जिससे उसके खेतों को पर्याप्त रूप में पानी मिलता रहे। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि जो भूमि जल है, भौम जल स्तर है, नीचे से हम अंडरग्राउंड वाटर ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन क्या जो नीचे का पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका स्तर धीरे धीरे नीचे गिर सकता है। जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई और जिनकी वजह से शहरीकरण मतलब पक्की बिल्डिंगें, सड़कें, ड्रेनेज की उचित व्यवस्था, इन सारी चीज़ों से बनाया हुआ शहर बन रहा था, जिससे हमें विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स या जिनके जो ऑफिसेज हैं वो बहुत सारे, या उनका जो कार्यस्थल है वो बहुत सारे देशों में होता है, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह सकते हैं। औद्योगिकी घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण ही अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ रही है। मतलब ना सिर्फ हमारे डेली यूज़ के लिए या सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, बल्कि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी हमें जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जिस भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति भी कहाँ से हो रही है? जल विद्युत से, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त हुआ है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लगभग 22% का
जो रेशियो है वो लगभग हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी पूर्ति हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। शहरों की बढ़ती जनसंख्या शहरी जीवन की शैली न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता की बढ़ोतरी मांगती है, बल्कि इससे संबंधित समस्याएं भी गहरी हो गई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। फिर से वही बात आ गई कि जैसे हम कृषि के लिए ट्यूबवेल्स या समरसेबल्स लगाते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, घरों में, सोसाइटियों में भी हम जो नलकूप हैं वो लगाते हैं, जिसकी वजह से जो नलकूप जब स्थापित किए जाते हैं तो उनके जो अंडरग्राउंड जो सोर्सेज हैं हमारे पानी के, उनका स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की जाती है। हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां पर लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास में कहीं समुद्र है तो हम सोचे हमारे पास तो पानी की कमी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है, उसमें लवण, उसमें मिनरल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बना है कि लोगों की आवश्यकता की प्रचुर मात्रा जल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास जल के उपलब्ध होने के बावजूद हम घरेलू, डोमेस्टिक या औद्योगिक इंडस्ट्री में रसायन, कीटनाशक, अपशिष्ट, सारी चीज़ें उर्वरकों के द्वारा हम प्रदूषित कर रहे हैं। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों को, ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि जल जीवन मिशन JJM ये किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या शहरी क्षेत्रों के लिए। जीवन में गुणवत्ता के सुधार लाने, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से हर प्रति व्यक्ति के लिए 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी की पूर्ति सुनिश्चित करता है। मतलब JJM का उद्देश्य क्या है कि वो लगभग हर गांव में रहने वाले प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पीने योग्य पानी सुनिश्चित कराएगा, उसको देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार आपके अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें। जल संसाधनों के अतिशोषण, कुप्रबंधन, अतिशोषण मतलब बहुत ज़्यादा उसका यूज़ बिना मतलब का। आपने देखा होगा कई बार लोग नल चलाकर छोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती सड़कों पर पानी डाल रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से करने से बचें। कुप्रबंधन, हम मैनेजमेंट ऐसा करें कि वो जो पानी है, खुद थोड़ा भी पानी हमारा वेस्ट ना आए, हर पानी, थोड़े से थोड़े पानी को हम अपने किसी सेकेंडरी काम के लिए यूज़ कर लें। पारिस्थितिकी संकट भी समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, उन सब पर भी अगर पानी की कमी होगी तो उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है भारत की नदियों के बारे में एक छोटा सा पैरा है जो कि द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSE 1999 द्वारा दिया गया है। भारत की नदियाँ, विशेषकर जो छोटी नदियाँ हैं, उनकी जो स्ट्रीम्स हैं वो जहरीली हो चुकी हैं। बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रभाव नदियों
पर अत्यधिक दुष्प्रभाव की ओर गहराता जा रहा है, जिससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। मतलब अगर हमने अभी इन नदियों को साफ करना, पानी को देखना को शुद्ध करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर या अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के नाम पर अगर हमने ये प्रदूषण अभी नहीं रोका, तो आगे आने वाले समय पे जो हमारे उन जलीय जीव हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, या हर किसी पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस पैराग्राफ में, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले पैराग्राफ, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। मतलब सरकार ने किस तरीके की योजनाएं, परियोजनाएं बनाई हैं और जल संसाधन को कैसे प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि हर व्यक्ति तक जल पहुँचे, हर कोई इस अभाव से दूर रहे, जल अभाव के अभाव से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।